प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव वरुण श्रीवास्तव फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गारून टॉकीज़ में। और आज हमारे मेहमान हैं श्री नागेश मिश्रा जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है चैनल। नमस्ते। नमस्ते जी। सर का परिचय मैं बता दूं, वैसे तो ये पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन साथ ही साथ पिछले 25-30 सालों से भी ज़्यादा समय इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, जिसमें ढेर सारी भाषाओं में इन्होंने किया है काम। हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि अब तक कैसा रहा है सफ़र सर आपका। बहुत अच्छा रहा सफ़र। एक अपने आप में एक सामंजस्य बनता है एक लीगल फील्ड का और एक एंटरटेनमेंट फील्ड का जी। दोनों में हमने ज़िम्मेदारी से अपना काम निभाया है। इस बात की कोशिश हमेशा रही है और इस बात में सफल भी रहा हूँ कि एक दूसरे पे काम में कभी उसमें विघ्न न पड़े। जी। तो मैं एक वकालत जो काम करता हूँ, वकालत की हमसे पूरा मैंने निभाया है। और ये मेरा दूसरा जो एक्टिंग का काम है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा वॉलंटियर मेरा शौक़ है। इसके शौक़ के हिसाब से मैं करता हूँ, मेरे पेशा नहीं है, तो इस हिसाब से मैं करता हूँ। और मैं कोशिश जो यही करता हूँ कि कभी हमारे काम करने की वजह से हमारे व्यवसाय में कोई बाधा न पड़े। और थोड़ी बहुत तो पड़ती है, लेकिन एडजस्टेबल होता है। लेकिन किसी का ऐसा बहुत बड़ा रिस्क अभी तक किसी का ऐसा नहीं है कि किसको नुकसान उठाना पड़े या फिर मुझे आत्मग्लानि हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एक काम करने से दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। जी। पहले सर फिल्म इंडस्ट्री में आए या आपने वकालत शुरू की? देखिए, क्या है कि उसका एक सीधा उत्तर इसका नहीं है, क्योंकि क्या है कि जब मैं वकालत कर रहा था, पढ़ाई जी। वकालत की पढ़ाई मैंने गोरखपुर से की है, यूपी से। जी। तो पढ़ाई करने के पहले या उसके दौरान ही मेरा कुछ सांस्कृतिक कामों से या फिर फिल्मों से या इवेंट्स, ऑर्केस्ट्रा एट्सेट्रा, वो जो स्टेज शोज से मेरा क्रिएटिव मेरा लगाव हो चुका था और मैं कर रहा था। वहाँ के लेवल के हिसाब से मैं उसमें एक अपने आप को मैं मानता हूँ कि मैं एक लगभग उसको मैं सफल ही बोल सकता हूँ। हालांकि ये बात मैं स्वयं नहीं कहनी चाहिए, लोग दूसरे कोई बोले तो अच्छा लगेगा जी। लेकिन साथ में वहाँ भी मैंने पढ़ाई को कभी उसको नुकसान नहीं होने दिया, पढ़ाई अब हमारी चालू रही। इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बॉम्बे में आया ये लॉ करने के बाद से, तो यहाँ शौक़ तो था ही, तो धीरे धीरे मैंने कहीं से धीरे धीरे कि मैं अपना इवेंट्स में जुड़ा, फिल्मों से जुड़ा, सीरियल से जुड़ा और तमाम लोगों से जुड़ा। फिर धीरे धीरे करते फिल्मों का कब सफ़र शुरू हो गया, कब चलता रहा, कब परवान चढ़ा, इसका कोई मेरे पास बहुत लेखा जोखा तो नहीं है। लेकिन पहला काम कोई भी जो स्क्रीन पे आपने किया वो कौन सा याद है आपको, कि बहुत समय हो गया आपको इंडस्ट्री में? पहला काम तो कोई भूल भी नहीं सकता, मैं भी नहीं भूला हूँ मैं। जी। मैंने सबसे पहले कैमरा फेस किया था, हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, मेरा सौभाग्य है कि अनंग देसाई जी हैं जी। एक, उनके साथ में मैंने गुजराती सीरियल में मैंने उनके साथ कैमरा फेस किया था। सीरियल का नाम था घर संसार। और एक घर संसार, उसमें डीडी मेट्रो 2 आता था, मेट्रो का नाम डीडी 2 चैनल आता था। तो उसमें 13 एपिसोड का हुआ करता था। तो मैं संगीता नाइक जी एक एक्ट्रेस है, उनके साथ मैं जुड़ा। उनके हस्बैंड है वो प्रोड्यूसर थे और उसके साथ में मैंने गुजराती सीरियल से मैंने काम शुरू किया अपना। सर, आपने हिंदी फिल्में की, आपने मराठी की, आपने भोजपुरी में बहुत ढेर सारा काम किया, बंगाली भी किया आपने। तो ये इतना वर्सेटैलिटी जो आपका एक्टिंग में आया, इतनी आपने जॉनर दिखाए, कभी भाषा की दिक्कत आई क्या आपको? भाषा की दिक्कतें क्या होता है कि भाषा डेफिनेटली, अब जैसे कि अभी और भाषा छोड़ दिया आपने, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सब ने छोड़ दिया आपने, मलयालम में नहीं किया मैंने। तो इसमें क्या है कि जो भाषा की दिक्कत तो आनी चाहिए, लेकिन उसका एक टैक्टिक्स होती है, उसका एक तरीका होता है। आप वो तरीका पकड़ लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने उसको रोमन इंग्लिश में मैंने शुरू कर लिया। जैसे कि कोई डायलॉग हो, मान ली कि तरिस्ते धन्य के कारणम, एक लैंग्वेज में हमको इसे आना था, तो ये उड़िया में है। अब उड़िया में इसमें क्या था कि इसमें हमें करना था, तो मैंने उसको रोमन इंग्लिश में मोबाइल पे टाइप कर लिया और उसको याद कर लिए, लैंग्वेज आ गया, तो पर्टिकुलरली फिर वो मीनिंग समझ लिया, उसका एक्सप्रेशन क्या देना है। तो इस हिसाब से मैंने वो सब, डायरेक्टर को सेटिस्फेक्शन मिल गया, मैं सेटिस्फाई हो गया, ऑडियंस ठीक है तो अच्छा हो गया, काम बन गया। पूरी मेहनत की, मतलब आपने उन भाषाओं पे पकड़ के लिए भी कि हम फिल्म के दौरान सहज दिखे। सहज दिखे और वो लैंग्वेज वालों को भी लगे कि ये हमारी फील्ड का बंदा है। कितने सालों से है आप इंडस्ट्री में? ये भी एक बड़ा सवाल है। किस इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री की बात अगर करें। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने शुरू किया, मैंने 1994 में मेरा पहला मैंने कैमरा फेस किया था अनंग देसाई जी के साथ में। जी। प्रैक्टिस में मैं एडवोकेसी में वकालत में आ गया। 1985 में मेरा सर्टिफिकेट मिला था और 86 से मैंने रेगुलर काम चालू कर दिया। आज भी रेगुलर काम कर रहा हूँ। और कैमरा सबसे पहले 94 में मैंने फेस किया था। ये मुझे याद है, वो SL स्टूडियो न्यू बॉम्बे के पास में चेंबूर के आगे, वहाँ पे मैंने सबसे पहले, बहुत पुराना स्टूडियो यहाँ पे,
तो सबसे पहले मैं कैमरा वहाँ पे फेस किया था मैंने उनके साथ में। आपने जब पैर अपने जमा लिए वकालत में, इंडस्ट्री के अंदर ढेर सारे लोगों के साथ आपने काम किया, उसके बाद आप फिल्म इंडस्ट्री में आपने शुरू कर दिया अपना काम। नहीं, ये कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जी। मैंने पैर जमा लिए वो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वकालत इसीलिए बोलते हैं, वकालत को आप ये नहीं बोलते, वकालत प्रैक्टिस हम करते हैं। तो ये दिनों दिन हमारे को इसका कोई इम्तहान नहीं कि हमने आज सीख लिया, आज खत्म हो गए। हम बिल्कुल एक्सट्रीमली हमने सब सारी मंजिल तय कर दी। नो, हम काम करते रहते हैं। और उस समय भी कोई ऐसा कुछ बहुत नहीं, धीरे धीरे सफ़र चल रहा था। साथ में हमने साइमल्टेनियसली ज्वाइन किया उसको, तो वकालत भी चल रही थी और ये भी चल रहा था, साथ में चल रहा था, दोनों हमने किया और उसको निभाया अपने। सर, गौरव की बात तो ये इसलिए भी होती है ज़्यादा, हम खासतौर पे यूपी वालों के लिए, कि यूपी से आकर गोरखपुर से निकल कर आप मुंबई में आपने बहुत सारा काम किया, एडवोकेसी के क्षेत्र में भी और फिल्मों में भी। अब मैं जानना चाहूँगा कि मरहूम कादर खान साहब के साथ भी आपने काम किया है, वो एक वाकया बताएं हमें। क्या बात, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। मैंने वो सीरियल का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो टीवी सीरियल थी और कुछ वो पीरियड्स की कहानी थी। मतलब अंग्रेज जब हमारे यहाँ शासन करने, मतलब हिंदुस्तान पे कब्जा करने की तैयारी में थे और जो चालें चल रहे थे, उस समय की कहानी है। तो उस समय कुछ अब याद नहीं आ रहा, लेकिन इस बात का ये हमें फ़ख्र रहेगा कि मैंने इतने बड़े कलाकार मरहूम कादर खान जी के साथ मुझे कैमरा फेस करने का, कैमरा शेयर करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और ये से मेरे अचीवमेंट है। नहीं तो वो कहाँ और मैं कहाँ, बहुत कोई दूर दूर का कोई नाता नहीं है। तो ये सब चीज़ें ईश्वर ने हमें दी और ईश्वर का मैं शुक्रगुजार रहूँगा, हमारी ऑडियंस का शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मेरा काम भी पसंद किया और करता रहा, सफ़र चलता रहा। निश्चित रूप से ईश्वर की असीम कृपा रही है आपके ऊपर। आपने भोजपुरी में काम किया, तो आप दर्शकों को थोड़ा बताएंगे कि भोजपुरी के वो कुछ चंद फिल्में जो आपने की हों जिसमें लोग आपको पहचान रहे हैं। भोजपुरी में तो फिल्में तो मैंने अनगिनत की हैं, मतलब मुझे खुद ही याद नहीं कितनी फिल्में की मैंने अभी तक। अगर मैं अपना कैलकुलेशन करता हूँ कि सारे, मतलब ऐड भी किया मैंने फिल्मों में, ऐड किया है मैंने तमाम लोग, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम नहीं, और ये सब तमाम भाषाओं में फिल्में की है मैंने जी। और उसके साथ में ये हुआ कि जो आपका प्रश्न ये था कि क्या प्रश्न था आपका? प्रश्न था भोजपुरी की चंद वो फिल्में कुछ जो आपको याद हो और बेहतर, जिसमें लोगों ने आपको पहचाना। मुझे सबसे बड़ा एक मुझे अच्छा जो मुझे एक कैरेक्टर जो लगा मुझे स्वयं को, लोगों ने पसंद किया, वो फिल्म थी मुकद्दर जी। उसमें मेरा एक मूसा भाई का कैरेक्टर था और मूसा भाई के कैरेक्टर ही सबसे बिल्कुल मेन कैरेक्टर है। वो कैसा कैरेक्टर कैसा है कि एक मैं एक्स भाई हूँ, मतलब लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, कैरेक्टर पॉजिटिव था। मतलब मैं एक टाइम हमारा दबदबा है पुराने हमारे क्राइम की वजह से, पुरानी जमीन, मतलब हाजी मस्तान का रोल समझिए, या फिर अगर आपने फिल्म दयावान देखी होगी तो उसमें विनोद खन्ना जी ने जो किरदार निभाया था, उस टाइप का किरदार था। और वो जो लड़का जो हीरो, वो मेरी बात मानता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती कि वो किसी लड़की के प्यार में पड़ के हमसे दूर होता चला जाता है। तो उस जो ट्रायंगल ये था कि वो लड़की जो उसको प्यार करता है, लड़की उससे प्यार नहीं करती, लड़की किसी और से प्यार करती है, और वो लड़की के प्यार के चक्कर में मुझसे दूरी बनाए रखना चाहता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मैं उसको बच्चे की तरह मैंने पाला है, मेरा बेटा नहीं बट मेरे बच्चे की तरह पाला है। तो वो कैरेक्टर मैं बताऊँगा, उसका नाम था मूसा भाई, और बहुत बढ़िया कैरेक्टर था। डायलॉग्स गिन चुने, बहुत मतलब अफलातून डायलॉग्स थे। शेखर शर्मा जी ने उसमें डायरेक्टर थे, उसमें डायरेक्ट किया था। और फिल्म का SK फिल्म्स के बैनर में फिल्म बनी थी, 2017 में फिल्म आई थी वो। ये बेहतर मुकद्दर की फिल्म की बात सर कर रहे हैं, तो दर्शक जो भी हैं भोजपुरी फिल्म आप सर को एक बार फिर से देख सकते हैं, सर्च करके। मुकद्दर फिल्म थी वो और मूसा भाई का किरदार था जी। इसके अलावा कोई ऐसा किरदार हो जो आपको बहुत दिल के करीब हो, जो आपको आज भी याद हो कि नहीं यार ये करके मज़ा आ गया? अभी मज़ा तो सब में आता है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म की, मैंने एक हिंदी मूवी की मैंने, उसमें मैंने आई किल्ड बापू, वो कहानी थी कि नाथूराम गोडसे की कहानी थी उनकी। बेसिकली वो कहानी वो थी कि मतलब नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में क्या बयान दिया था, जो कि काफ़ी दिन तक प्रतिबंधित रहा। फिर उनके भाई गोपाल गोडसे ने उसको पब्लिश कराया और उस पर तमाम लोगों ने फिल्में बनाई, अलग अलग एंगल से बनाई, बट ये नाथूराम को उनको फोकस करके बनाई गई थी फिल्म जी। उसमें मैंने जज का रोल किया था। तो जज का रोल क्या एक्चुअली क्या है, नॉर्मल फिल्मों में अगर देखेंगे तो जज का रोल सिर्फ ऑर्डर कर दिए या फिर एक बता दिए, जज सुना दिए, ये कहानी अलग है। इसमें क्या है कि जज उसके पूरा डायलॉग जो नाथूराम जो बोलता है कोर्ट के सामने, जो अपनी बातें बयान करता है, जो उसके खुद के जज्बात हैं, जो कहानियाँ हैं, जो तथ्य हैं, जो घटनाएँ घटी हैं, जिनके उसे रूबरू होकर गुजरना पड़ता है, उसका परिवार, तमाम लोगों की जनता, हर चीज़ जिसमें शामिल है, तो वो चीज़ें उसमें साथ में मेरा रिएक्शन और साथ में हर चीज़ का काउंटर रिप्लाई, काउंटर डायलॉग्स थे। और उसमें लास्ट में उसमें कुछ लोगों को मैं
जैसे वीर सावरकर जी को मैं बरी करता हूँ, जी और 5 उसमें जो इंक्लूडिंग उनके भाई गोपाल गोडसे को, इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा देता हूँ, और मिस्टर आप्टे और नाथूराम गोडसे दोनों को मैं फांसी की सज़ा देता हूँ मैं। तो ये कहानी बिल्कुल एक रियलिस्टिक कहानी, कोई मतलब ऐसी कहानी थी कि वो हमें ये इस ड्रामेटिक कहीं भी नहीं आ जाए। वो हमारी फिल्म में भी कांस में गई है, एक्सेप्ट हो जाएगी तो महोत्सव में भी उस फिल्म को देखते हैं क्या होता है उसका, वी डोंट नो, बट वो एक सेटिस्फेक्शन की बात उसमें मुझे मिली। वो फिल्म हैदर काज़मी जी के डायरेक्शन में थी वो, और भी निश्चित रूप से ये इतनी चुनौतीपूर्ण कैरेक्टर था आपका, क्योंकि जनता इसको जानती है और इसे निभाना जिसे लोग पहले से जान रहे थोड़ा टफ होता है। जी। अब मैं आता हूँ सवाल की तरफ कि गोरखपुर से निकलकर मुंबई तक का सफर बेहतरीन रहा है आपका, अब तक जो भी आपका सफर रहा है यहाँ। जी। लेकिन जो नए लोग आते हैं मुंबई में एक्टिंग सीखने के लिए, करियर बनाने के लिए, जी। परेशानी क्या आ सकती है उनको? देखिए, एक बड़ा हमारे यहाँ का दुर्भाग्यपूर्ण इस फिल्म इंडस्ट्री का एक समस्या ये है कि यहाँ पे आपको जब तक कांटेक्ट नहीं मिलता, सीधा रास्ता नहीं मिलता, तब तक आप वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बरसों लग जाते हैं, और उस दौरान आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तमाम उसको एक अलग तरीके की घेर लेती हैं परेशानियाँ, और तमाम दिक्कतें होती हैं। तो वो दिक्कतों से बचने के लिए क्या, देखिए टैलेंट तो है, डेफिनेटली टैलेंट का उसकी कदर है, होती है, परंतु टैलेंट को उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की कवायद जो होती है ना, बहुत बड़ी एक कहानी है, वो समस्या पूर्ण रहती है। यहाँ पे तो मैं बोलूँगा कि आपका भाग्य भी साथ देना चाहिए, और मैं कभी इस बात को नहीं सपोर्ट करूँगा कि आप कहीं इलीगल तरीके से या फिर और कई तरीके से आप उनको कॉन्टेक्ट हासिल करो, ये करो वो करो। नो, आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट आएगा, बट उसके लिए एक आप एक स्ट्रेटजी डिसाइड करो। एक कलाकार चाहे एक सिंगर हो, एक आज भी देखिए तमाम लोग होते हैं जो कि गाँवों से आते हैं, कभी कभी नए लोग जानते हैं, लेकिन अपना मुकाम बनाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं लोग। तमाम लोग एक उदाहरण हैं, आशुतोष राणा जी हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं, तमाम लोग। अभी एक भोजपुरी की सिंगर हैं, ये शिल्पी राज जी हैं, जिनको कोई नहीं जानता था, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी मुकाम अपना बनाया, और अपना प्लेटफॉर्म बनाया, और लोगों को तालियां बजाने पे मजबूर किया। तो ये मैं बोलता हूँ कि देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, चाहे एक्टिंग में चाहे या सिंगिंग में चाहें, या फिर आप और किसी फील्ड में, तमाम इसके साथ टेक्नीशियंस बहुत सारे इसमें होते हैं फिल्मों में। पर्दे पे आप जो देखते हैं उसके 10 गुना पीछे रहते हैं। डीओपी कैमरा होता है, असिस्टेंट होता है, जीप वाला होता है, ट्रॉली वाला होता है, लाइटिंग होती है, ड्रोन कैमरा होता है, मतलब इसके अनगिनत चीज़ होता है, एडिटिंग होती है, साउंड रिकॉर्डिंग होती है, नागरा की रिकॉर्डिंग होती है, और एक एक लोकेशन में डायलॉग कंटिन्यूटी, डायरेक्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं जो कि चीज़ आपको बताते हैं। कैमरे का चयन, हर कैमरे की विशेषताएं, कौन सा लेंस कहाँ पे यूज़ करना, बहुत सारी। फिर डीआई होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में होता है, उसमें वीएफएक्स होता है कि आपका डायलॉग्स की डबिंग होती है, डायलॉग डबिंग के बाद से कुछ उसमें मिक्सिंग होती है, 5.1 अभी 7.1 मिक्सिंग होती है, डॉल्बी डिजिटल होता है। मतलब जितना बताऊँ उतना कम है, हर दिन कुछ नई नई टेक्निक्स आती जाती हैं जी। तो हमें इस बात का एक गर्व है, और हमें इस बात का सौभाग्य मिला कि ऐसी चीज़ों से हम रूबरू हुए। और मुंबई एक बोल सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का एक हब है, एक गढ़ है यहाँ पे, और फिल्म की राजधानी सही तरीके से भारत में मुंबई ही राजधानी है, निश्चित रूप से। और इनमें करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप बिल्कुल सही दिल से, सही दिमाग से और ये करना चाहें, बिल्कुल हमें करना है, तो आपके लिए कोई आपके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, आपकी सफलता को पाने में कोई अड़चन नहीं आ सकती, मैं समझ सकता हूँ। दर्शकों के लिए कोई ऐसी सलाह जो उनकी काम की हो इंडस्ट्री में काम पाने के लिए? देखिए, दर्शकों के लिए सलाह, हमारे दर्शकों तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, अपने जो तमाम जो इसमें बनना चाहते हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं, मैं एक्टर की बात करता हूँ, किसी की बात बोलना चाहता हूँ। एक आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अगर आप एक एक्टर हैं या एक्टर बनना चाहते हैं आप, तो आप सिंपल चाहते हैं तो, और चाहने के बाद आप सिर्फ जंप कर दिए, ये बराबर नहीं है। आप पहले बेसिक क्वालिफिकेशन कैरी करो, उसको गेन करो। जैसे कि आपको एक एक्शन आना चाहिए, डांस आना चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं जैसे तमाम एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे हर जगह, हर लेवल के, हर तबके के हैं, मुंबई में हैं, और अभी तो हर जगह पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे शहरों में भी बन गए हैं। लेकिन जहाँ भी रहे आप, वहाँ पे उसमें क्या है कि जैसे कि आप वहाँ पे कुछ उनको, अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी जनरल किसी क्लासेस को, जो भी एक्सपर्ट आपके जो टीचर हों, तो आपको उसमें क्या होता है कि बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ तक आपकी सोच नहीं जाती है। आपका एक्शन आ गया, गाना आ गया, फिर आपको डायलॉग्स डिलीवरी कैसी होती है, रिएक्शन क्या देना हो जाता है,
शॉट्स कैसे होते हैं, जैसे एक शॉट एक तमाम तरीके के शॉट होते हैं, ट्रॉली शॉट होता है, आपका जिमी जिप होता है, आपका फिक्स कैमरा होता है, तमाम क्लोज शॉट होते हैं, सजेशन शॉट होते हैं। तो इन सब शॉट्स में आपको कैमरे में कैसे कहाँ देखना, लुक कहाँ देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। उसमें आपको मतलब कहाँ पे आपको मार्क होता है, कहाँ पे आपको टर्न होना। नॉर्मल लाइफ में जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जब मेरी रिक्शा बोल रही है मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मेरी रिक्शा हो रही मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, मेरी रिक्शा हो रही मैं डायरी की तरफ देख रहा हूँ, परंतु फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। फिल्म में प्री रिटन होता है, आपको बताएंगे कि ये आपको इस वक्त ये डायलॉग आप डायरी में देखना है, ये डायलॉग देखना है, मुझे यूँ लुक देना है, इतना देना कि इतना देना है, इतनी चीज़ बारीकियाँ होती हैं। तो ये बारीकियाँ जब तक आप किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट पे आप किसी सीखेंगे नहीं तो आपको उतनी बारीकियों तो आपको स्वयं से समझ नहीं होगी। और उसके बाद क्या होता है कि जब आपके अंदर परफेक्शन आएगा, जब आपको आर्टिस्ट, जब कोई भी आपको समझो कि एज ए आर्टिस्ट अगर कोई आपको हायर करता है, कोई एंगेज करता है किसी फिल्मों में, सीरियल में, वेब सीरीज़ में, तो क्या होता है ना कि एक डायरेक्टर जब आपको ऑडिशन लेता है तो उसको ये लगता है कि अंदर में क्या है बच्चे के अंदर या हमारे आर्टिस्ट के अंदर। तो उनको जब ये लगता है कि हमारा वन शॉट आर्टिस्ट है या फिर ज़्यादा परेशान, एक बार बोले समझ लिया उसे इम्प्रोवाइज़ कर लिया उसमें, तो उनको अच्छा लगता है, तो समय बचता है, उनके प्रोड्यूसर का पैसा बचता है और उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं और ये करने के बाद फिर आप कर सकते हैं। और नए यहाँ पे आने के पहले की जो कवायद होती है, जैसे कि एक आर्टिस्ट है तो आपको क्या करना चाहिए कि आप स्वयं को संभालो, आपसे स्वयं से बढ़ के कोई दूसरा जज नहीं होता है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को ऑडियंस मानिए, आप बोलिए, डायलॉग बोलना शुरू करिए और अपने आप की कमी खुद ही निकालिए, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करिए। ये तो आपका शुरू हो गया, लेकिन जो और चीज़ जहाँ तक आपकी पहुँच की बात है तो वो तो पहुँच तो वही करेगा ना। बिल्कुल। नागेश मिश्रा जी हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने ढेर सारी भाषाओं में काम किया, अपना अनुभव शेयर किया। आप देखें एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है ये नए कलाकारों के लिए। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार सर कि आपने इतना समय दिया। थैंक यू, शुक्रिया। और दर्शकों को मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ मेरी बात सुनने के लिए, और आपके लिए हमारे भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू।